नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार की झारखंड की सियासी गलियारों से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के कड़े तेवर नजर आए। खुद की सरकार के खिलाफ ये कड़े तेवर देखने को मिले और एक महीने में नियोजन नीति पर यह बड़ा फैसला सामने आया है। पहले राज्य के युवाओं को रोजगार मिले और कैबिनेट में नियोजन नीति पर चर्चा हो। समेत शिखर पर फैसले पर भी कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस की कड़े तेवर देखने को मिले हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये तेवर साफ तौर पर स्पष्ट किया गया। खास करके समेत शिखर पर फैसले पर यह आपत्ति जताई गई है। और राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टाटी सिल्वे में उषा मार्टिन में आग लग गई है और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री के अंदर नए प्लांट में आग लगी। 4 मंजिला प्लांट आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। हालांकि 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और फिलहाल जानकारी ये सामने आई है कि आग पर काबू पा लिया गया है। रांची के टाटी सिल्वे स्थित उषा मार्टिन में आज एक जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि कंपनी का एक नया प्लांट बिठाया जा रहा था, उसी में ये आग लगी है। वेल्डिंग के दरमियान जो चिंगारी होती है वो पेंट और स्प्रिट में गिरने की वजह से ये आग बड़ी तेजी से फैल गई, जिसके बाद पूरे प्लांट को ही अपने चपेटे में ले लिया, जिस वजह से ये नया प्लांट जहां प्लांट बैठाने का कार्य किया जा रहा था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पूरे मामले को लेकर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो उषा मार्टिन में पहुंची और 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि 2 जो फायर ब्रिगेड के वाहन थे वो डोरंडा फायर ब्रिगेड ऑफिस से, जबकि 3 जो गाड़ियां थी वो आर्ड्रे हाउस से यहां पर पहुंची थी और जिनकी मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई सारी जो एसेट्स हैं वो जल गए हैं। हालांकि कोई हताहत इस आग लगी में नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही प्रबंधन की तरफ से कोई जो स्पष्ट बयान है, आधिकारिक बयान है, वो सामने आ पाएगा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वही बोकारो की चंदन कियारी में बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई और इसमें कई बाइक जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बंद शोरूम के खिड़की और दरवाजे के शटर से धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोग आग पर काबू पाने में जुटे रहे। फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई और चंदन कियारी थाना क्षेत्र के चंदन कियारी बाईपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं लोहरदगा की चितरी अंबा टोली में अपराधियों ने 70 वर्षीय ओझा गुनी गोवर्धन उरांव को गोली मारकर जख्मी कर दिया। परिजन उन्हें तुरंत लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक उरांव के सिर में अभी भी गोली फंसी हुई है, इसलिए उन्हें रिम्स भेजने की तैयारी चल रही है। इस वारदात को ओझा गुनी से जोड़कर देखा जा रहा है। सेना पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। उसके सर में गोली लगी हुई है। गोली अभी अंदर में ही है, साइड में ही है। एक्सरे के द्वारा हम लोगों को यह पता चला। सर कंडीशन कैसा है? कंडीशन तो उसकी अभी ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग उसको अभी नहीं हो रही है। आवाज़ सुनाई पड़ हाय, हम सोचे कोई चीज़ होगा, इधर उधर देखे तो कुछ पता नहीं चला, तो घर आए तो देखो तो बाप को यहाँ लगल है तलपट्टी में और गला चल रहा है। वहीं पाकुड़ में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोपी मिथिलेश मंडल को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग लड़की का भी रेस्क्यू किया गया। 27 अगस्त 2022 को नाबालिग के पिता ने शादी का झांसा देकर आरोपी पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। नॉर्थ गोवा पुलिस के सहयोग से हिरणपुर पुलिस ने 29 दिसंबर को लड़की का रेस्क्यू किया। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 6 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया। गिरफ्तार आरोपी को 1 जनवरी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि लड़की को प्रताड़ित कर उससे मजदूरी करवाई जाती थी। हिरणपुर थाना से पुलिस को वहां भेजा गया था, जहां नॉर्थ गोवा पुलिस के माध्यम से लड़की को बरामद कर लिया गया है। आरोपित अभियुक्त को मिथिलेश कुमार मंडल, इसे गिरफ्तार कर पाकुड़ लाया गया एवं मंडल कारा पाकुड़ से भेज दिया गया है।
और इधर साइबर अपराध की चुनौती हर दिन बढ़ती ही जा रही है। साइबर अपराधी नए पैतरे अपना रहे हैं और पुलिस के साथ साइबर पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं। इसे देखते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। साइबर अपराधियों पर क्विक एक्शन और पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन संख्या 1930 जारी किया गया। हालांकि ये नंबर अभी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्यरत है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर 24x7 तक इस तर्ज पर ये काम करेगा और इसे लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। साइबर अपराध की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी चुनौती भी लगातार जो है वो कहा जाए तो साइबर सेल हो या फिर पुलिस महकमा, तमाम लोगों के सामने एक चुनौती बनकर उभरा है। और इसे देखते हुए 1930 ऐप की भी शुरुआत की गई। इस हेल्पलाइन नंबर पर कहा जाए तो पूरी तरह से जो साइबर अपराधियों के खिलाफ लगाम लगाने को लेकर 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उसे जारी किया गया और तमाम जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। करोड़ों जो रकम है उसे फ्रीज किया गया है, वहीं कई साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये नंबर वर्तमान में 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही एक्टिव है, मात्र 9 घंटे, जिस बावजूद इसके कई सफलताएं जो हैं वो सीआईडी को इससे मिल चुकी हैं। वहीं इसे देखते हुए अब जो है इस नंबर को 24x7 करने पर भी विचार किया जा रहा है और इसे लेकर जो फोर्सेस की मांग है वो भी की गई है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पे 24 घंटे जो कर्मी हैं वो रहेंगे। तो इसे देखते हुए फोर्सेस की डिमांड की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर भी फोर्स जो है वो मुहैया करा दी जाएगी, जिसके बाद ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 24x7 चलता रहेगा। तो देखना होगा कि इस कड़ी में कार्रवाई कब तक हो पाती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसे जरूर शुरू कर दिया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच दुमका से आपको बड़ी खबर बता दें, सेंट्रल जेल के कैदी की मौत की खबर सामने आई है। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई और पीजीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा था। हत्या के आरोप में पिछले 2 साल से वो सेंट्रल जेल में बंद था और आज उसकी मौत हो गई है। और सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सपरिवार पहुंचे और यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रामगढ़ सीएम हेमंत सोरेन का गृह जिला भी है और रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में नेमरा गांव में उनका पैतृक आवास है। सौभाग्य से मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर पड़ा। आज 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सब परिवार मां के चरणों पर हम लोगों ने आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। आप सब लोगों को, राज्यवासियों को 2023 की ढेर सारी। और झारखंड में 17 जनवरी से खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे चरण की ये यात्रा कोडरमा जिले से आरंभ हो रही है और दूसरे चरण की यात्रा कोडरमा, गिरिडीह, सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला, खरसावा और जमशेदपुर में होगी। इस यात्रा का उद्देश्य 1932 का खतियान राज्य में लागू होने के बाद जनता का अभिनंदन स्वीकार करना है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे। यात्रा नहीं है, लोगों के बीच में वो पहुंच रहे हैं, लोगों का जो अभिनंदन वो स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का आभार वो स्वीकार कर रहे हैं और राज्य की जनता को ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो हमसे अपेक्षा की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा को हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे, वो जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। और नए साल पर झारखंड सरकार को सभी मंत्रियों को भी एक नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। रांची के स्मार्ट सिटी में मुख्यमंत्री के साथ साथ कुल 11 मंत्रियों के लिए बंगले का निर्माण अब आखिरी चरण में करीब 70 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इन सभी बंगलों में अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।
बताया जा रहा है कि मार्च तक इन बंगलों का निर्माण कार्य पूरा कर इन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार होली के बाद इन बंगलों में मंत्रियों का गृह प्रवेश शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 पर भी आप सबसे पहले इस बंगले का दीदार कीजिए और झारखंड के मंत्रियों के बंगले का दीदार कर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। साल 2023 झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए भी उम्मीदों का साल होने जा रहा है। रांची के स्मार्ट सिटी में 11 बंगले का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री समेत सभी 11 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए जाएंगे। ये तमाम बंगले जो हैं डुप्लेक्स होंगे और इनमें नीचे का जो आपको जो कारपेट एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट का है, मतलब 4000 स्क्वायर फीट नीचे और 4000 स्क्वायर फीट ऊपर। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो घुसते के साथ एक छोटा सा वेटिंग रूम है कि जहां पर गार्ड बैठे होंगे और वो मंत्री जी को सूचना देंगे कि उनसे कोई मिलने के लिए आए हैं। और जैसे ही बंगले के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये मिनिस्टर रूम है, मतलब मंत्री जी सुबह के समय इस कमरे में भी बैठे हो सकते हैं। और सीधे जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो सीधे एक लंबा पैसेज है जो सीधे आपको बंगले के अंदर ले जाता है। आपको बता दें कि पूरा बंगला जो है ये एसी से, इंडोर एसी होंगे पूरे बंगले में और वास्तुकला के अनुसार इस बंगले का निर्माण किया गया है। कुछ 70 करोड़ की लागत से कुल 11 बंगले बनाए गए हैं। और जैसे ही आप आएंगे तो एक बड़ा सा ड्राइंग हॉल है। ये ड्राइंग हॉल है जहां पर मंत्री जी के जो करीबी हैं सीधे इस कमरे में आकर मंत्री जी का इंतजार कर सकते हैं। और चूंकि ये जो पूरा जो बंगला है वो बंगला आपको जो है पूर्व की ओर होगा, लिहाजा वास्तु का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर भी जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की मजबूरी नहीं होगी, सीधे यहाँ पर लिफ्ट लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो बड़ा सा जो है डाइनिंग हॉल है, मतलब जो मंत्री जी के और भी करीबी हैं वो सीधे खाने की टेबल पर मंत्री जी के साथ बैठेंगे। इस बंगले में कुल 5 बेडरूम है, जिसमें 2 बेडरूम नीचे के तल्ले पर है, इसमें 1 बेडरूम यहाँ पर है। और इस बेडरूम में आने के बाद सीधे पीछे खुला लॉन होगा और इसी बेडरूम से सटा हुआ एक स्मार्ट किचन है जिसको आप मॉड्यूलर किचन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये किचन जो आप देख सकते हैं कि काम यहाँ पर तेजी से चल रहा है। किचन काफी बड़ा है और यहाँ पर जो मंत्री जी के आवास पर जो लोग मिलने के लिए आएंगे या परिवार भी रहेंगे तो इसी किचन में लजीज जो भोजन है इसी किचन में पकेगा। कहा जा रहा है कि मार्च 2023 में ये तमाम आवास जो हैं मंत्रियों को आवंटित कर दिए जाएंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक फिर एक बार सदन में पारित कर राजभवन भेजने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 17 जिले से आए हुए कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में मॉब लिंचिंग विधेयक लागू करने की मांग की है और प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दिसंबर 2021 में सदन में मॉब लिंचिंग विधेयक पारित कर राजभवन भेजा गया था, लेकिन उसमें कमियां बताते हुए उसे वापस कर दिया गया था। इसके बाद से सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को फिर से लाया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की जाएगी। बात यह है कि कई तरह के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों के द्वारा बार बार ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी अज्ञात कारणों से राज्य सरकार इसमें एक्सरसाइज पता नहीं कर पाई और दोबारा फिर राजभवन ये नहीं गया है। इस बात को थोड़ा सा हमको दुख भी है। बिल माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है, उसको लौटा देने के बावजूद भी दोबारा विधानसभा में पारित करके नहीं भेजा गया है। सरकार के होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते मैं इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस पर हम लोग बिल लाने की काम करेंगे। और बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसीलिए सरकार को इस मुद्दे पर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई द्वेष न फैले। देखिए, भावनात्मक विषय है, लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को लोगों के भावनाओं से अवगत होना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। स्वाभाविक है कि लोगों का वहाँ पर आना जाना, चाहे धार्मिक भाव से लोगों का जुड़ा हुआ रिश्ता है, उसको पर्यटक स्थल बनाने से निश्चित रूप से जो लोग नहीं चाहते वो सब काम होंगे।
और पारसनाथ समेत शिखर की पवित्रता को लेकर जैन समाज की चिंता से विश्व हिंदू परिषद सहमत है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद सभी तीर्थ स्थलों की पवित्रता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार स्वतंत्र तीर्थाटन मंत्रालय बनाए। और तीर्थराज समेत शिखर इनकी पवित्रता की और उसको बनाए रखने के बारे में जैन समाज की चिंता से हम सहमत हैं। विश्व हिंदू परिषद का तो स्पष्ट मत रहा है कि पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तीर्थों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो सकता। हमने तो यहाँ तक मांग की है कि देश भर के तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कार क्षमता बनाए रखने के लिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को तीर्थाटन का अलग मंत्रालय बनाना चाहिए और प्रत्येक तीर्थ स्थल का विकास, वहाँ की आस्था, वहाँ की परंपरा, वहाँ की प्रकृति और श्रद्धालुओं की सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए। वहीं पारसनाथ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जैन समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सरकार से इसे पर्यटन स्थल न बनाकर तीर्थ स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पारसनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ तीर्थ स्थल का मुद्दा धीरे धीरे देश में और लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं जिला के जो पुलिस है उसे यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पारसनाथ को लेकर के, क्योंकि जब से इसे पर्यटन स्थल बनाया गया है तब से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का मांग है कि इसे यहाँ पे तीर्थ स्थल ही बनाया जाए। सर, यहाँ का जो लोगों का आना जाना है वो जूते पहनकर आना जाना, अशुद्धि फैलना, वो चीजें सही नहीं है। ये धार्मिक स्थल है, इसको पर्यटक स्थल ना बनाया जाए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। सर, ये आपका नाम आयुषी जैन। कहाँ से आए हुए? जी, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। अच्छा, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जैनियों के द्वारा, आपको कुछ पता है इसके बारे में? जी बिल्कुल पता है, बट मेरा यही कहना रहेगा कि मेरा सरकार से यही कहना है कि आप इसको पर्यटन स्थल ना घोषित करें, क्योंकि ये लोग जब हमारे यहाँ जूते पहनकर आ रहे हैं और हम इनके यहाँ जूते पहनकर जाएंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। अभी यहाँ सब सारे जितने भी खड़े हुए हैं वो सब कुछ चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपा कर कहीं ना कहीं वो ऊपर ले जाते ही हैं। और अभी तक मैंने काफी लोगों को देखा वहाँ सिगरेट पीते हुए, केक कटिंग कर रहे हैं, पिकनिक स्थल पूरा बना रखा। यहाँ से तो ऊपर तक पर लगा हुआ है, उसको जनसंख्या नहीं बता पाएंगे, लेकिन है यहाँ नीचे में हम लोग के यहाँ करीब 20-25 है हम लोग यहाँ, 25 में संख्या। और ये स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ लोग 25 से 30 की संख्या में जिला के नौजवानों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और फिर बंदरा मार्ग से अगर आप बाबा पार्श्वनाथ की अगर दर्शन करेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और इस दौरान सीआरपीएफ के और जैप के जवानों को नियुक्त किया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं रांची के नामकुम में 30 रफ्तार कंटेनर ने हजारीबाग पुलिस की एसआई राधा गोविंद उरांव को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। उरांव नामकुम से हजारीबाग की ओर लौट रहे थे और तभी बेकाबू कंटेनर ने उन्हें कुचल डाला। हादसे में उनकी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। नामकुम पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया है। कुछ देर के बाद 1 या 2 घंटा के बाद कि फोन आया मेरा भैया के पास कि बोला गया कि नहीं सड़क दुर्घटना हो गई है, आप लोग आइए। तो फिर हम लोग को फिर पता चला, जैसे ही हम लोग को पता चला फिर घर से हम लोग गाड़ी उड़ी करके तुरंत आ गए। तो फिर यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि नहीं भैया का नहीं रहे। वह हादसा कंटेनर की चपेट में आने से हुआ, ये बाइक से थे? बाइक से आ रहे थे। और गुमला की सोडा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार को 3 लोगों को टांगी से काटकर जख्मी कर दिया गया। इसमें से एक का इलाज एडवांस अस्पताल में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जमीन विवाद के लिए विवाद का दौर लगातार जारी था और इसी दौरान आरोपी रवि साहू, विनोद साहू और मैनेजर साहू ने मिलकर तीनों पर टांगी से हमला कर दिया। बेटा टांगी लेके आला और मोर बेटा पूछला कि ठीक का कहे ना एक राती मार लेला रेखन कहाँ भाग चला था, वो तरे कुन कहला कि तू मन मार के शुरू करना। तीनों बाप है बेटा के
मैनेजर साहब, विनोद साहब। और गुड्डा के महागामा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार युवक को रौंद डाला। हादसे में युवक की दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई। दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो पर पत्थरबाजी की और इसी दौरान स्कॉर्पियो ड्राइवर गाड़ी को भगा ले गया। गाड़ी वहाँ चिल्लाम लगा हुआ है। चिल्लाम लगा हुआ है। कितना उम्र होता होगा? 30 साल। पिता का नाम? खटकुल मंडल। ये चिल्ला का रहने वाला था। और धनबाद के गोविंदपुर में मोहन पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में स्कूटी सवार की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को रौंद डाला और घटना के विरोध में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उत्तेजित भीड़ ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक की पहचान रामचंद्र बंसल के रूप में की गई। और इधर पाकुड़ में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। शहर के बड़ी अलीगंज में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान के सामने ही बाइक की चोरी हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर के सफाई से बाइक लेकर जा रहा है। बाइक चोर ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखी है। दुकान मालिक ने मामले की शिकायत नगर थाने में की, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है। और इसके पहले भी शहर में अनेक बाइक की चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की सुस्ती के कारण उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। और इधर झारखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाएगी और इसका आयोजन पंचायत स्तर तक होगा। इस सिलसिले में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हुए। अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं और हमारे कार्यक्रम एक नहीं अनेक भारत जोड़ो के कार्यक्रम तहत कि झारखंड के सभी जिला में, प्रखंड में, पंचायत में हम लोग कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाथ जोड़ो जो अभियान हम लोग चलाने वाले हैं भारत जोड़ो, तो उसमें कैसे और सफलता पाना है उस पर चर्चा हुई है। सभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब, सभी लोग हम लोग बैठे हैं और संगठन सशक्त कैसे हो, जो हमारे पदाधिकारी नए बने हैं। वही बंजर और पड़ती भूमि पर अमरूद की बागवानी कर किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ की ओर से पहल की गई है। और इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में अमरूद की उन्नत किस्मों के पौधे लगाए गए हैं, जहां बेहतर तकनीक से उनकी खेती हो रही है और इसी के साथ किसानों को बागवानी के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अमरूद के अनगिनत पौधे को। दरअसल ये आम अमरूद के नस्ल नहीं है, यह इलाहाबादी सफ़ेदा L49 और ललित किस्म के अमरूद के पौधे हैं जो यहाँ लगाए गए हैं। 250 से 300 ग्राम के अमरूद के यहाँ पर फल होते हैं, जो किसानों को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा। यहाँ पर किस तरह से अमरूद की खेती की जा रही है, सीधे यहाँ कृषि वैज्ञानिक से हम बात कराएंगे कि किस किस्म का है, किसानों को कैसे फ़ायदा होगा, बताइए। हमारे झारखंड में फलदार वृक्षों की बागवानी का स्कोप बहुत है और किसान अगर खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ अगर फलदार वृक्ष की खेती करेंगे तो मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे ज़िले में ये समस्या थी कि उन्नत किस्म के पौधे कैसे मिले। तो उन्नत किस्म के पौधों के लिए, पौधा तैयार करने के लिए उस किस्म के पौधे को लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे आगे पौधे तैयार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।